नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है, हर सप्ताह हम एक बड़ी खबर को डिटेल में कवर करते हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो द्वंद्व हुए हैं पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु में। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि जो भी घटनाएं घटी हैं क्रमवार उन्हें एक कहानी के रूप में आपको बता दूं, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में पूरी स्टोरी क्लियर रहे। फिर हम संविधान के अनुच्छेदों और बाकी रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ये पूरा सेशन डेफिनेटली आपके आंसर राइटिंग या इंटरव्यू में रेफरेंस के रूप में यूज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसकी भूमिका शुरू होती है इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के समय से। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी लोकसभा भंग करते हैं, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी अभूतपूर्व विजय के साथ सत्ता में आती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी टेन्योर में वो श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने जी के साथ 29 जुलाई 1987 को इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन करते हैं, जिसका मोटिव होता है श्रीलंका में चल रहे सिविल वार को खत्म करना। अब ये सिविल वार हो क्यों रहा था? तो जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो वहाँ सिन्हलीज गवर्नमेंट पावर में आई। जो टामिलियंस श्रीलंका में रह रहे थे, जिनको श्रीलंकन टामिल्स कहा जाता है, वो माइनॉरिटी में थे। तो इनके साथ पार्शली होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, कई बार काफ़ी ब्रूटल भी हुआ है। इनका डिमांड था कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल राइट्स मिले। तो 80 के दशक में जो ये अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए थे, उसी के फलस्वरूप LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम का जन्म हुआ, जिसका नेतृत्व V प्रभाकरन कर रहा था। शुरुआत में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने तमिल अलगाववादियों का काफ़ी समर्थन किया था, आर्म्स प्रोवाइड करने में, मिलिट्री ट्रेनिंग्स में, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम तमिल पॉपुलेशन सपोर्ट करते थे इन आंदोलन को, और भारत फिर से किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप चाह नहीं रहा था अपने अंदर। उधर श्रीलंकन गवर्नमेंट भी अपने आर्मी के थ्रू इस मूवमेंट्स को सप्रेस करना चाह रही थी, जिसमें उसे पाकिस्तान, इजराइल, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इन सभी देशों का समर्थन मिल रहा था। अब इन क्लैशेस के कारण हो क्या रहा था कि सिविलियंस मर रहे थे और इंडिया पे तमिलियंस जनता का प्रेशर बढ़ रहा था। तो भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में कुछ अनआर्म्ड शिप भेजे श्रीलंका में, बट श्रीलंकन नेवी के द्वारा उसे रिसीव किए गए और उसे वापस लौटा दिए गए। फिर ये चीज़ें चलती रहीं। फिर हुआ क्या कि जफीना करके एक जगह है, इंडिया एयरफोर्स ने ऑपरेशन पूमलई के तहत 25 टन रिलीफ सप्लाई वहां पर गिराए, और इसी समय श्रीलंकन राजदूत को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में समन करके साफ शब्दों में कह दिया गया कि इस ऑपरेशन में किसी तरह का हस्तक्षेप हुआ तो फिर पूरी लाव लश्कर के साथ भारत की मिलिट्री अपना कर्तव्य दिखाएगी। तब जाके श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यह पीस अकॉर्ड साइन किया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बना, जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि LTT ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अकॉर्ड ही यही था कि जो श्रीलंकन आर्मी थी वो वहां से बैकआउट कर जाएगी और LTT मतलब आत्मसमर्पण कर देगा। बट बाद में LTT IPKF से ही भिड़ने लगी, तो IPKF को सख्त रवैया अपनाना पड़ा, और इसी सब कुछ कारणों के कारण राजीव गांधी चुनाव हार गए। VP सिंह की सरकार बनी, उन्होंने IPKF को वापस बुला लिया। अब हुआ यह कि राम जन्मभूमि आंदोलन भी उस समय पीक पर था और LK आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ यह कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और VP सिंह की सरकार गिर गई। फिर से इलेक्शन होने वाले थे। इसी बीच राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके सत्ता में वापस आते ही वे IPKF को फिर से श्रीलंका भेजेंगे, LTT के खात्मे के कारण। अब ये थोड़ा सा उनके ईगो इशू भी हो गया था कि हमने ही उसे बनाया और फिर वहां के हमने तमिलियंस के लिए बनाया और वो तमिलियंस हम ही पे फिर अटैक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ईगो इशू राजीव गांधी के लिए भी हो गया था, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। और उधर लिट्टे को यह समझ में आ रहा था कि इसके PM बनते ही ये लिट्टे को पूरी तरह सेंट्रलाइज करेगा, इसीलिए इसका अभी ही खात्मा कर देना आसान है, क्योंकि जब PM बन जाएगा तो डेफिनेटली सिक्योरिटी होगी, उतने सिक्योरिटी को ब्रीच कर पाना बहुत मुश्किल है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में कैंपेन करने पहुंचे, और जैसे ही मंच की ओर बढ़ ही रहे थे, उतने में ही कुछ बच्चों ने आकर उन्हें माला पहनाना शुरू कर दिया। उसी में से एक 17 वर्ष की लड़की थी, धनु तिमोजी राजरत्नम। उसने उनके पांव छुए और जो RDX एक्सप्लोसिव अपने कमर में बांध रखा था उसे एक्टिवेट कर दिया, और वहीं पर ये 16 लोग
राजीव गांधी, धनु और 14 अन्य वहीं धराशायी हो गए। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, कोई छोटी बात तो थी नहीं। जस्टिस JS शर्मा के अंदर एक कमीशन का गठन हुआ, केस CBI को सौंपा गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था AG पेरारीवलन। इसने 2 9 वोल्ट की बैटरियां खरीदी थी, जिसका यूज असैसिनेशन में हुआ था। CBI ने पेरारीवलन पर टाड़ा लगाया, यानी टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा काफी दिन तक चला, फिर हुआ यह कि केवल हत्या करने के कॉन्स्पिरेसी का ही चार्ज लगा, बाकी टाडा चार्जेस को हटा दिया गया। फिर इन पर पोटा का चार्ज लगा, जो कि टाडा को खत्म करने के बाद सरकार के द्वारा लाया गया था। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसी का लीगेसी में ही है, मतलब कुछ नया नहीं था, बस नाम चेंज हुआ था और कुछ प्रोविजंस चेंज हुए थे। पुलिस के सामने दिए हुए कन्फेशन को एविडेंस नहीं माना जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, बट टाडा और पोटा के केस में अगर यह कॉन्फेशन SP या उसके ऊपर के पद के अधिकारी के सामने हुआ हो तो उसे परमिसिबल मान लिया जाता है। उस समय CBI के SP थे V थियागराजन। उनके पास यह कॉन्फेशन था कि इन्होंने एक कार बैटरी मेन कॉन्स्पिरेटर के लिए और 2 9 वोल्ट की बैटरीज बॉम्ब बनाने के लिए खरीदी थी। इसी बेसिस पर इनको उम्र कैद की सजा हुई थी। फिर अचानक से 2013 में थियागराजन ने खुलासा किया कि उन्होंने सही से कॉन्फेशन रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। एक्चुअली पेरारीवलन वाज नॉट नोइंग अबाउट द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ दैट बैटरी। इस इंसिडेंट के बाद 30 दिसंबर 2015 को पेरारीवलन आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान के लिए अप्रोच करते हैं, बट गवर्नर इस एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ देते हैं। एक बात और जान लेना जरूरी है, साउथ इंडिया के इन 5 राज्यों में कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को लेकर वहां के लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव और पैरानॉइड हैं। इस बात का यहां क्या संबंध है, तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट शुरुआत से ही इन 7 प्रिजनर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखी है ड्यू टू तमिल सेंटिमेंट्स, चाहे वो अम्मा यानी जयललिता जी की सरकार हो या करुणानिधि जी की द्रविड़ मुनेत्र कजगम की सरकार हो। उधर गवर्नर ने उस याचिका को होल्ड पे डाला हुआ था। अब होता यह है कि पेरारीवलन मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई गवर्नर से उनका स्टैंड जानने का प्रयास करते हैं। इसे एक पॉजिटिव सिग्नल देखते हुए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर उस समय के थे इड्डपड्डी के पलनीस्वामी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 9 सितंबर 2019 को इन 7 प्रिजनर्स इंक्लूडिंग पेरारीवलन को क्षमादान देने हेतु एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, और फिर भी गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब हुआ क्या कि फिर 4 फरवरी 2021 को जब इस मामले पर सुनवाई होनी थी, उस समय गवर्नर ने इस रिजोल्यूशन को महामहिम राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया। एज पर गवर्नर, दिस डिसीजन ऑफ पार्डन शुड बी टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज इट इज द केस ऑफ मर्डर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही बात है, क्योंकि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का मर्डर का बात था, तो गवर्नर को ऐसा लगा कि इसका डिसीजन प्रेसिडेंट ज्यादा बेटर कर पाएंगे। ये सब चल ही रहा था, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का प्राकट्य होता है और तीनों जजों की बेंच जस्टिस L नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना ने यह निर्णय दिया कि AG पेरारीवलन के उम्र कैद की सजा को खत्म किया जाता है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अभी तक तो हम यही जानते थे कि क्षमादान का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है अगर मामला सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, और राज्य के मामलों में राज्यपाल के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से इस मामले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। आर्टिकल 161 gives power to governor to pardon or remit the sentence of any convict. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया है। इस आर्टिकल का यूज सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब किसी पेंडिंग केस में कंप्लीट जस्टिस करना हो। आर्टिकल 142 का यूज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार इसका यूज हो चुका है, जैसे 1989 का यूनियन कार्बाइड केस हो, जो कि जिसे हम भोपाल गैस स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, या 2019 का राम मंदिर केस हो। अब आर्टिकल 142 का स्टेटमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। एनी डिक्री और पास्ट और ऑर्डर सो मेड shall be enforceable throughout the territory of India.
सुप्रीम कोर्ट के 2 पॉइंट थे कि आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर किसी याचिका को अनिश्चित काल तक डिले नहीं कर सकते और यह जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है, और दूसरा कि आर्टिकल 161 का प्रयोग गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव पर करते हैं। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजोल्यूशन पास करके भेजा तो या तो आप रिकंसिडरेशन के लिए भेजते या क्लियर करते, बट पहले आपने उसे रोके रखा और फिर प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन बोथ द केसेस गवर्नर इज रॉन्ग। ये तो सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दलील पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष है कि जिसकी मृत्यु हुई वह पूरे देश का प्रधानमंत्री था, तो इस केस पर रिजोल्यूशन लाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को किसने दिया? रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में आना चाहिए था। सेकेंड थिंग, जब जांच सेंट्रल एजेंसी सीबीआई कर रही थी तो पिरारी वलन का गवर्नर को अप्रोच करना ही गलत है, उसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अप्रोच करना था। थर्ड, कि आर्टिकल 161 में कोई अवधि मेंशन तो है नहीं कि महामहिम राज्यपाल कब तक याचिका को अपने पास रख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे इंटरफेयर कर रहा है? और फोर्थ पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने निर्णय का विरोध कर रहा है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि कंसेप्ट ऑफ गवर्नर एक्टिंग इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट इज नॉट एलियन टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल अति विशिष्ट परिस्थितियों में कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके केस को एक अलग दिशा देने की क्या जरूरत थी? यह एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह चिंता है कि इस रिहाई से सेंट्रल जांच एजेंसी के फेलियर का मैसेज जाएगा, ये कंसर्न होगा। प्लस पॉलिटिकल कंसर्न तो डेफिनेटली रहता ही है, क्योंकि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्टेट में डीएमके की सरकार है, तो पॉलिटिकल क्लैश डेफिनेटली हो ही रहा। बट आवर मेन कंसर्न इज द टेक्निकलिटीज बिहाइंड द केस, नॉट द पॉलिटिकल rivalry agenda. So I assume I have done justice to this topic by explaining you all the incidents in sequence like a story and also the different points related to this article. If you also think the same, like the video, share with your friends, families and colleagues. We will meet again with some new video. Till then, take care, study hard. Jai Hind, Vande Mataram.